हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। नाम सुनने में बोर लग रहा होगा, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रिपरेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट भी आपको लग सकता है। काफी सारी चीजें इसमें हम लोग सीखेंगे, काफी सारी इक्वेशंस हम लोग डिराइव करेंगे। तो ऑब्वियसली जब हम लोग बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल को, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल किसने दिया होगा? ऑब्वियसली बोर नाम के इंसान ने दिया होगा। नील बोर इंसान थे जिन्होंने बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया था, और वो जो एटॉमिक मॉडल था उन्होंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद दिया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद में नील बोर ने बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया। जो चीजें रदरफोर्ड मॉडल में एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, उन चीजों को नील बोर ने एक्सप्लेन किया था अपने एटॉमिक मॉडल में। ठीक है जी। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में ऑब्वियसली न्यूक्लियस रहेगा और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स भैया क्यों घूमते हैं? अगर घूम रहे हैं तो क्या ये न्यूक्लियस में टकरा जाएंगे? अगर न्यूक्लियस में नहीं टकराते हैं तो क्यों नहीं टकराते हैं? उन सारी चीजों का हम लोग जवाब इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है भाई, उन सारी चीजों का जवाब इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। अब हम लोग बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की। बोर्स एटॉमिक मॉडल हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चीजें आपको पता होंगी, तभी आप बोर्स एटॉमिक मॉडल में बहुत अच्छा कर पाओगे। क्योंकि बोर्स एटॉमिक मॉडल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी तक नहीं पता है, ऐसे यूज होंगी। जो जनरल साइंस की चीजें हैं वो आपको अभी तक पता नहीं है, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट विल बी यूज्ड इन बोर्स मॉडल, और उन चीजों का यूज करके हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, तो आपको बोर्स मॉडल थोड़ा सा आसान लगेगा। ठीक है। तो बोर्स मॉडल पढ़ने से, डायरेक्टली बोर्स मॉडल पढ़ने से पहले ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो हम लोग बात कर लेते हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन बोर्स मॉडल। ठीक है भाई। सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन बोर्स मॉडल मतलब शुरू के फर्स्ट हाफ लेक्चर में मैं ये वाली चीजें बताऊंगा। हो सकता है आपको ये चीजें ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो चीजें कहीं पे बुक्स वगैरह में लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये बुक्स में नहीं लिखी होंगी। एक साथ में अलग अलग टॉपिक्स में से ये चीजें मैं उठा के आपको एक साथ कंसोलिडेट करके दे रहा हूं, ताकि आपको बोर्स मॉडल आसानी से समझ में आए। तो जो बच्चे बोर्स मॉडल में डिफिकल्टी फेस करते हैं, पहले वो इन चीजों को पढ़े, तब आपको बोर्स मॉडल के बहुत अच्छे से फील आएगी। बोर्स मॉडल की जो इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं वो आसानी से डिराइव कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। भाई सीधी सी बात है, हमने बहुत पहले से सुना है कि अगर कोई एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यही बात सुनी है। मतलब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये बात तो हमने पढ़ी है, मैं लिख देता हूं इसको। ठीक है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस मतलब या तो दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो। सिमिलर चार्जेस या सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो कि यहां पर एक प्लस चार्ज है और यहां पर एक माइनस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब मान लो ये दोनों यहां पर खड़े हुए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो भाई ये किधर की तरफ जाएगा? इधर की तरफ जाएगा। एक दूसरे को अट्रैक्ट करना मतलब एक दूसरे की तरफ आएंगे, और एक दूसरे की तरफ तभी तो आएंगे ना जब इस पे कोई फोर्स लगेगा इधर की तरफ। क्यों जी? और इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तभी तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। ये फोर्स F है तो ये फोर्स F ही रहेगा। तो ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तभी एक दूसरे की तरफ आएंगे। अच्छा, मान लो इधर की तरफ माइनस है और इधर की तरफ प्लस है, तब भी यही बात होगी। अपोजिट चार्जेस है, इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ। डायरेक्शन तो समझ में आ गई सभी को।
डायरेक्शन तो समझ में आ गई। ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया जिसमें हम लोग अपोजिट चार्जेस ले रहे थे। अब बात कर लेते हैं सिमिलर चार्जेस का। मान लो इस पे चार्ज प्लस, इस पे चार्ज प्लस, क्या ये एक दूसरे की तरफ आएंगे या एक दूसरे से दूर भागेंगे? ऑब्वियसली एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये प्लस है, दूसरा प्लस है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो एक दूसरे से दूर भागेंगे का मतलब क्या है कि जैसे ये चार्ज है तो ये इसकी तरफ जाएगा या दूर भागेगा? तो दूर भागेगा, मतलब ये इधर की तरफ जाएगा, मतलब इस पे कोई फोर्स लगेगा F इधर की तरफ। ये वाला इसकी तरफ आएगा या दूर भागेगा? दूर भागेगा, तो इस पे फोर्स लगेगा उस साइड में। क्यों? उस साइड में फोर्स F। ठीक है जी, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और फोर्थ केस क्या हो गया? मान लो दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव है, तब क्या होगा? तब भी दूर भागेंगे। अब दूर भागेंगे मतलब ये वाला अगर इससे दूर भागेगा तो मतलब इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा यार F। ये वाला इससे दूर भागेगा मतलब इस पे फोर्स लगेगा F इधर की तरफ। तो ये 4 केसेस हो गए। ये तो मैंने डायरेक्शन की बात बताई। डायरेक्शन समझ में आ गई कि प्लस प्लस होगा तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, प्लस माइनस होगा तो किस तरफ होगी, माइनस प्लस होगा तो किस तरफ होगी, माइनस माइनस होगा तो किस तरफ होगी। डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही बात है भाई, समझ में आ गया क्या? बोलो, क्लियर है? समझ आ गया यार? समझ आ गया? अब डायरेक्शन की तो बात आपको समझ में आ गई होगी और डायरेक्शन की आपको समझ पहले से होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा इस फोर्स का, वो डिपेंड करेगा इन चार्जेस पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर लेते हैं। जो इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं भाई साहब? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तुम बोलोगे सर आप तो फिजिक्स पढ़ा रहे हो। नहीं भाई, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। मैं उन चीजों को पढ़ा रहा हूं जो बोर्स मॉडल में आपकी लाइफ को आसान बना देंगे। अदरवाइज तुम बोर्स मॉडल की इक्वेशन कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो भले ही मुझे 1 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ये चीजें मैं आपको बताऊंगा तभी बोर्स मॉडल समझाऊंगा। सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन 2 चार्जेस, लेट्स से Q1 एंड Q2। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या है? Q1 है। ये चार्ज पार्टिकल क्या है? Q2 है। अब मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। Q1 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, Q2 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और इनके बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है भाई? R है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, वो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा, दिस F विल बी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस F विल बी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो ये फोर्स है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। मतलब ये इन चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल रहेगा। Q1 को बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा, Q2 को बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा। अच्छा, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो भाई लेट्स से मैंने R को बढ़ा दिया, लेट्स से मैंने डिस्टेंस ज्यादा कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो फोर्स है वो क्या होगा? कम होगा। भाई एक तो जो चार्जेस है वो इतनी पास में रखे हुए हैं और एक चार्जेस दूर रखे हुए, तो दूर रखे हुए तो ऑब्वियसली क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा। इसको आप ऐसे समझो भाई, मान लो आप किसी से प्यार करते हो, अगर वो हर दिन आपके सामने रहता है, आपके साथ में रहता है, तो ऑब्वियसली आप उसको ज्यादा प्यार करोगे, आप उसको ज्यादा, आपको और उसके बीच में प्यार ज्यादा होगा। मान लो वो रहता है भाई 7 समंदर दूर, कभी कभी बात करते हो, प्यार तो आप करते हो, लेकिन कभी कभी बात करते हो, बहुत दूर रहते हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो प्यार क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। यही बात नफरत में भी हो सकती है। किसी से नफरत करते हो, रोजाना वही आपकी आंखों के सामने दिखता है, तो बोलोगे यार इसको तो मैं मारूंगा एक दिन। लेकिन किसी से नफरत करते हो, मान लो वो चला गया, कभी दिखता ही नहीं है आपको भी याद आएगा कि हाँ भाई ठीक है नफरत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो नफरत कम होती जाएगी। कहने की बात यह है कि अगर यहां पर R की वैल्यू को बढ़ाओगे तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कम होगा। R की वैल्यू को कम करोगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा। तो ये तो हो गया फोर्स की बात। अब यहां पर एक और बात बताता हूं, ये बात भी आपने पढ़ी होगी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं पढ़ी होगी, ये बात भी पढ़ी होगी। डायरेक्शन तो पढ़ा ही पढ़ा होगा, साथ में मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला भी देखा होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जो एक चीज मैं अभी बताने जा रहा हूं वो आपने नहीं देखी होगी, एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अगर 2 चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, 2 चार्ज पार्टिकल्स है Q1 और Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस R है, तो इस सिचुएशन में एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R।
ऑल्दो इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है, वो डिटेल में आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन यहां पर इतना एक बेसिक आइडिया अगर आपको मिल गया ना तो आपका बोर्स मॉडल में लाइफ आसान हो जाएगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, बोर्स मॉडल में आपका जो लाइफ है वो आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो एक सिस्टम है जिसमें एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q2, उनके बीच में डिस्टेंस है R। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा दैट विल बी KQ1Q2 अपॉन R²। लेकिन जो ये चीज है वो आपके लिए नहीं हो सकती है, बहुत सारे बच्चों के लिए नहीं हो सकती है ये चीज, कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा दैट विल बी KQ1Q2 अपॉन R। यहां पर R² है और यहां पर क्या है, R है। बात समझ में आई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन में KQ1Q2 अपॉन R² आएगा और पोटेंशियल एनर्जी में KQ1Q2 अपॉन R आएगा। अब इस सिचुएशन में जो मैंने यहां पर क्या कितने केसेस बताए हैं, 4 केसेस बताए हैं। अब इन 4 केसेस में देख लेते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन तो बता दिया, मैग्नीट्यूड भी बता दिया, अब एक बार पोटेंशियल एनर्जी पे बात कर लेते हैं। तो वो 4 केसेस है एक्चुअली, लेकिन उनको मैं एक कंबाइंड करके 2 केसेस में ही समझा दूंगा। ठीक है, तो केस 1 क्या हो सकता है? ठीक है, वो जो 4 केसेस हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं 2 केसेस में ही मर्ज करके। केस 1 हो सकता है Q1 इंटू Q2 की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। Q1 इंटू Q2 क्या हो, पॉजिटिव। अब ये Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव, भाई 2 नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आए, 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या आए, पॉजिटिव। अब Q1 इंटू पॉजिटिव, Q1 इंटू Q2 जो है वो वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां पर एक्चुअली दोनों केसेस इंक्लूड हो गए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। क्यों? मतलब ये एक्चुअली किसका केस हो गया, सिमिलर चार्जेस का केस हो गया। सिमिलर चार्जेस का हो गया भाई, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव हो या फिर मैं बोलूंगा कि सिमिलर चार्जेस हो तो क्या होगा, बोलो? फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा या रिपल्सिव नेचर का होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जो फोर्स है वो क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। भाई साहब, फोर्स किस नेचर का होगा, बोलो? रिपल्सिव नेचर का होगा। मतलब एक चार्ज पार्टिकल यहां पर रखा हुआ है और भाई साहब एक पार्टिकल रखा हुआ आपने यहां पर। ठीक है, अब ये Q1 है और ये Q2 है और मैंने बोला Q1 इंटू Q2 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर ये दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों केसेस में रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा, मतलब इस पे फोर्स जो है वो इधर की तरफ लगेगा और इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो डायरेक्शन तो पता चल गई, डायरेक्शन तो पता चल गई, इस पे फोर्स इधर की तरफ, इस पे फोर्स इधर की तरफ। मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने पहले बता दिया, KQ1Q2 अपॉन R²। अच्छा जी, तो फोर्स के बारे में तो हो गया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और बता दो। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, KQ1Q2 अपॉन R, KQ1Q2 अपॉन R। तो KQ1Q2 अपॉन R, और K तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव और R भी पॉजिटिव। इसका मतलब भाई साहब ये वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर दूसरा केस देखते हैं, केस 2 देखते हैं, ध्यान से सुनना, केस 2 देखते हैं। केस 2 जहां पे Q1 इंटू Q2 की वैल्यू नेगेटिव है। अब यहां पर भी 2 केसेस आ सकते हैं, बोलो कौन कौन से? Q1 इंटू Q2 की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई या तो ये वाला पॉजिटिव हो और ये वाला नेगेटिव हो। क्यों? प्लस इंटू माइनस करोगे तो वो नेगेटिव बनेगा। या फिर एक और सिचुएशन बन सकती है, ये वाला नेगेटिव हो और ये वाला पॉजिटिव हो। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास में अपोजिट चार्जेस हैं। क्या है? अपोजिट चार्जेस। पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। अपोजिट चार्जेस है। क्या है बोलो? अपोजिट चार्जेस है। Q1 इंटू Q2 क्या है? नेगेटिव है। Q1 इंटू Q2 क्या है बोलो? नेगेटिव है। बात समझ आ गई? Q1 इंटू Q2 नेगेटिव है, मतलब अपोजिट चार्जेस है। तो अपोजिट चार्जेस में आंख बंद करके क्या बोल दोगे? अरे बचपन से पढ़ते आए हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो फोर्स है वो क्या होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है जी, फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अच्छा, अट्रैक्टिव नेचर का मतलब क्या है? ये Q1 है, ये Q2 है,
ये Q1 है और ये Q2 है, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, बोलो हाँ या ना। और ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, बोलो हाँ या ना। सही बात है, तभी तो एक दूसरे की तरफ आएंगे, तभी तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अच्छा, और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तुम बोलोगे सर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। फोर्स की वैल्यू तो KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी सर Q1 इंटू Q2 नेगेटिव है तो सर ये फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अरे भाई, Q1 इंटू Q2 नेगेटिव है तो बाहर एक माइनस लगेगा, और वो माइनस खाली इस चीज को बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। हमको खाली मैग्नीट्यूड देखना है, तो क्या देखेंगे हम लोग यहां पर? मैग्नीट्यूड देखेंगे। बाकी जो माइनस है वो खाली किस चीज को बताएगा कि डायरेक्शन जो है वो इस साइड में होगी। तो डायरेक्शन तो मैं आपको अलग से ही फील करवा चुका हूं, तो डायरेक्शन क्या करो? फील से देख लो, और मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला से निकाल लो। क्या करो? डायरेक्शन इस फॉर्मूला से देख लो, मतलब डायरेक्शन इस फील्ड से देख लो कि हाँ भाई अट्रैक्टिव है, ये यहां पर खड़ा है, ये यहां पर खड़ा है, और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मतलब इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तभी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला से देख लो। तो अब इस फॉर्मूला में ना फिर माइनस पुट मत करना यार, है ना, वो अंडरस्टूड है कि डायरेक्शन इधर आएगी। ठीक है जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें ये मत बोलना कि भाई डायरेक्शन इधर होगी, डायरेक्शन इधर होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? KQ1 Q2 अपॉन R। ठीक है जी। अब Q1 इंटू Q2 नेगेटिव है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। और ये बात याद रखना, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव। तो ये एक सिचुएशन भी है, आपसे सवाल पूछ भी सकते हैं, जब रिपल्सिव नेचर के फोर्सेज होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे, अट्रैक्टिव नेचर के फोर्सेज होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। बात समझ आ गई? अब जो हम केस पढ़ने वाले हैं, क्या आप बता सकते हो कौन सा केस पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और एटम के अंदर है भैया न्यूक्लियस, और क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा केस है, जो हमारा केस है ना, आर केस, जो हमारा केस है उसमें एटम के बारे में पढ़ेंगे। और एटम क्या है बाबूजी? न्यूक्लियस, जिस पे चार्ज क्या है? बोलो पॉजिटिव। और भाई साहब है इलेक्ट्रॉन, जिस पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। मतलब एक चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज नेगेटिव है। तो एक चीज तो मैंने यहीं से बता दी आपको, कैलकुलेशंस भी करेंगे लेकिन यहां से समझ में आ रहा ना कि न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, तो फोर्स क्या होगा? बोलो फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। हाँ या ना बोलो यार, फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। बात सही है। फोर्स क्या होगा? बोलो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, न्यूक्लियस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। मानते हो? अभी वो न्यूक्लियस वाले को छोड़ देते अभी के लिए, ऑल्दो न्यूक्लियस पे भी फोर्स इधर की तरफ लगेगा, लेकिन न्यूक्लियस इतना भारी है, न्यूक्लियस इतना भारी है कि वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, अगर सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो अर्थ सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती होगी? नहीं करती होगी? बिल्कुल करती होगी। लेकिन सन इतना भारी है कि वो फोर्स उस पर ज्यादा असर नहीं डालेगा, मूव नहीं करेगा। वैसे ही न्यूक्लियस मूव नहीं करेगा। ऑल्दो आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, सन जो है वो खुद भी मूव करता है ना। हम लोग मानते हैं कि हाँ भाई सन जो है वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, लेकिन सन भी अपनी जगह से मूव करता है। दैट इज ए डिफरेंट थिंग। यहां पर बात करते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की, तो हम लोग यहां पर अजम्पशन ये मानेंगे कि न्यूक्लियस तो अपनी जगह पर फिक्स्ड ही रहता है। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो न्यूक्लियस पे भी इधर की तरफ लगेगा, लेकिन न्यूक्लियस इतना भारी है कि वो मूव नहीं करेगा। चलो, तो फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें क्या समझ में आएगा? उसमें क्या समझ में आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सिस्टम विल बी KQ1 Q2 अपॉन R। हाँ या ना बोलो यार, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? बोलो KQ1 Q2 अपॉन R। अब Q1 मतलब मान लो चार्ज ऑन न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव, Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो Q1 इंटू Q2 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। याद रखना भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव। याद आएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? बोलो नेगेटिव रहेगी। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी यहां पर नेगेटिव होगी। नोट करो यार, ये नोट कर लिया भाई सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? तो ये जो है ना वो हमारा केस है। तो एक बात तो ये आ गई, मैंने आपको 2-3 चीजों के बारे में बता दिया
कि अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अच्छा, इस K की वैल्यू भी बता देता हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये K रहता है अपना। ओके, चलो जी, ये तो अपना हो गया चार्जेस के बारे में बात। अब एक दूसरी बात और कर लेते हैं। ये दूसरी बात भी आपको ऐसा लग सकता है कि सर आप तो फिजिक्स की बात बता रहे हो, लेकिन ये दूसरी बात भी आपको काफी हेल्प करेगी। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा फैक्ट कर लेते हैं, फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, फोर्स एंड वेलोसिटी ध्यान से सुनना। भाई मान लो मैं चल रहा हूं ऐसे चल रहा हूं और मेरे को कोई पीछे धक्का मारे तो मैं और तेज चलने लगूंगा। क्यों? मैं चल रहा था ऐसे 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 ऐसे, मेरे को कोई धक्का मारे पीछे से इधर से धाड़, तो मैं और तेज चलने लगूंगा। समझ रहे हो क्या? मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v और उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगा दिया F, तो मैं ऐसे चल रहा था v वेलोसिटी से और मेरे पे धक्का मार दिया तो मैं और तेज चलने लगूंगा। मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन पे फोर्स है, तो मतलब क्या होगा कि पार्टिकल तेज चलने लगेगा। क्या होगा बोलो? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा बोलो? विल इंक्रीज। हाँ या ना बोलो? विल इंक्रीज। एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात, आप डायरेक्शन के बारे में कुछ कह सकते हो। भाई मान लो मैं ऐसे चल रहा हूं और मेरे पे इसी डायरेक्शन में धक्का मारा, मेरे पे पीछे से धक्का मारा, तो मैं उसी डायरेक्शन में चलता तो रहूंगा ना। भाई जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं अपना डायरेक्शन ही बदल लूंगा। क्योंकि मैं इधर की तरफ जा रहा हूं और मैं धक्का भी इधर ही मार रहा हूं, तो मैं चलता तो इसी डायरेक्शन में रहूंगा। मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो सेम रहेगी, बस खाली मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज, या फिर मैं बोलूं स्पीड विल इंक्रीज, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा? विल रिमेन सेम। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम। बोलो हाँ या ना? विल रिमेन सेम। पहली बात। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको फील आ सकती है कि सर आप तो कुछ और ही पढ़ा रहे हो, बट ये चीजें काम आएंगी, क्योंकि बोर्स मॉडल की इक्वेशन में इन्हीं सब से एक्सप्लेन करूंगा। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में आपको ये चीजें देखनी है। तो पहला तो हो गया कि भाई जब मैंने वेलोसिटी और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लगा दिए, तो अब दूसरा केस क्या हो सकता है? मान लो कि वेलोसिटी मेरा इस डायरेक्शन में, मैं इधर चल रहा था और मेरे को कोई धक्का मारे उधर से, सामने से। समझ रहे हो क्या? मतलब मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैंने फोर्स लगा दिया, अब क्या होगा? मतलब मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरे पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है कंटिन्यूअसली, तो धीरे 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 मेरी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मतलब एक तरह से एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया ना इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी। भाई जब हम लोग पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वेलोसिटी तो ऊपर है। जब हम लोग पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वेलोसिटी तो ऊपर है, लेकिन फोर्स नीचे लग रहा है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। एक टाइम पे रुक भी जाता है, लेकिन हमको बस ये देखना कि हाँ वेलोसिटी कम होती है। मान लो पत्थर नीचे आ रहा है, हमने नीचे पत्थर फेंक रखा है, तो पत्थर की वेलोसिटी भी नीचे और फोर्स भी नीचे, तो देखो पत्थर कितनी तेजी से आता है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो यहां पर क्या होगा बोलो? यहां पर क्या होगा? इस बारे में क्या ख्याल है? व्हेन वेलोसिटी एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इस बारे में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल डिक्रीज। हाँ या ना बोलो? डिक्रीज करेगा। अच्छा, थोड़े टाइम तक डिक्रीज करेगा, फिर रुक जाएगा। उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। और यहां पर क्या होगा? अच्छा, डायरेक्शन तो सेम ही रहेंगे ना, डायरेक्शन विल रिमेन सेम, है ना। इसके बाद में क्या होगा? वेलोसिटी यहां तक जाएगा, फिर धीरे धीरे रुक जाएगा, फिर वापस तेज भागने लगेगा। सो ऑल दोज आर बेसिकली पार्ट ऑफ फिजिक्स। हम लोग बस उतनी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जितना हमको केमिस्ट्री में जरूरी है। तो मैंने ये बोला कि भाई अगर आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो वेलोसिटी कम होगी। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं इधर भाग रहा हूं और मैं फोर्स जो है ना वो भाई साहब इधर लगा रहा हूं, मतलब फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लगा रहा हूं, अब क्या होगा? सोच के देखो। मतलब ये पेन है, ध्यान से सुनना भाई, ये बात समझ गए तो मजे आ जाएंगे। ये पेन है, ऐसे 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 चल रहा था, अगर तुम पे इसी पे डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो और तेज चलने लगेगा, एक केस।
ये पेन है, इधर चल रहा था, तुमने इधर से धक्का मारा तो ये धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे रुकने लगेगा, वेलोसिटी कम होने लगेगी। लेकिन ये पेन है और मैं धक्का इसको इस डायरेक्शन में मार रहा हूं, इस डायरेक्शन में, या फिर मैं भी इस डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसके परपेंडिकुलर मार रहा हूं। लेट्स से कि यहां पर है, तो मैंने क्या किया, फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा दिया। तो क्या लगता है आपको, एकदम से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। भाई ये है, ये ऐसे जा रहा था, मैंने ऐसे धक्का मारा, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो चेंज हो जाएगा। अब ये इधर चलने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं फिर से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इधर चलने की कोशिश करेगा, फिर परपेंडिकुलर में, फिर इधर चलने की कोशिश करेगा, फिर परपेंडिकुलर, इधर की तरफ चलने की कोशिश करेगा, फिर परपेंडिकुलर, फिर परपेंडिकुलर। क्या समझ आ रहा है? ये जो पेन है ये क्या होगा, ऐसे 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 पूरा क्या होगा, घूमने लगेगा। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे था, मैंने धक्का मारा, इधर, इधर जा गया, इधर आ रहा, इधर आ गया, इधर मारा, इधर आ गया, इधर आ गया। मतलब क्या हो गया? इफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, जो कंडीशन बता रहा हूं उन्हीं कंडीशन में ऐसा होगा कि ऐसा नहीं है कि शुरू में वेलोसिटी है और उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया और छोड़ दिया। नहीं, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स रहे और हमेशा वही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रहे, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, फिर तुमने परपेंडिकुलर कर दिया, फिर चेंज होगी, फिर परपेंडिकुलर, फिर चेंज होगी, फिर परपेंडिकुलर। मतलब इफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, द पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल एग्री करना चाहिए यार, और फील भी कर लो। मतलब क्या बोला मैंने, इफ क्या बोला, इफ फोर्स इज ऑलवेज, है ना, ये ऑलवेज वर्ड यूज करोगे, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा। इफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्या होगा, द पार्टिकल विल स्टार्ट, the particle will start moving in a circular path, moving in a circular path। अब देखो यहां पर एक बात है छोटी सी, यहां पर एक बात है छोटी सी, ठीक है? क्या बात है? मैंने बोला कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर फोर्स है तो पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा। अब इसी को उल्टा करके बोलूं तो, वो बचपन में पढ़े थे ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, मैं खाना खा रहा हूं या फिर मेरे द्वारा खाना खाया जा रहा है, ऐसा कुछ रहता है। तो वैसे ही अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, द पार्टिकल विल स्टार्ट परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन। अब इसी का वाइस वर्सा स्टेटमेंट ले लो, if a particle is performing a circular motion, then a force will always be required which is perpendicular to the velocity। Agree? नहीं? फिर से बताता हूं। मैंने क्या बोला कि अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स है और हमेशा परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल क्या करने लगेगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा। अब इसी को दूसरे भाषा में, दूसरे तरीके से समझो कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब कि वहां पर कोई फोर्स प्रेजेंट होगा विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अग्री और नोट? अब तो अग्री कर जाओ यार। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और हमेशा परपेंडिकुलर है, मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और इसी को तोड़ मरोड़ के बोल दो तो भाई, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो मतलब फोर्स हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी। तो इसी का वाइस वर्सा स्टेटमेंट क्या बोल देंगे कि इफ ए पार्टिकल is performing सर्कुलर मोशन, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये फैक्ट की बात है कि वहां पर एक फोर्स जरूर प्रेजेंट होना चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इफ ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ए फोर्स must be present, या a force is required, a force must be present, or a force is required which is always perpendicular to velocity, which is always perpendicular to the velocity। यही तो बात है,
बस जो मैंने पिछली स्लाइड में जो लाइन लिखी हुई है उसी को वाइस वर्सा स्टेटमेंट ये लिख दिया है। पिछले में मैंने लिखा था कि भाई अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, तो उसी का वाइस वर्सा स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब फोर्स मस्ट बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। बात समझ में आई? अब इसको समझ लो ऐसे, भाई ये मान लो पार्टिकल है, ठीक है जी, ये पार्टिकल है, यहां पर खड़ा है, यहां पर खड़ा है, तो उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी। टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है हमेशा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इधर रिक्वायर्ड रहेगा। मान लो पार्टिकल यहां पर है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर। मान लो पार्टिकल यहां पर है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो बेसिकली वो सेंटर की तरफ आता है, मतलब है ना, फोर्स जो है वो ऐसे सेंटर की तरफ आता है। मान लो पार्टिकल यहां पर है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में। सो ए फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और वो सेंटर की तरफ रहेगा। देख लो सर्कुलर मोशन में फिर वो सेंटर की तरफ आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और क्योंकि ये सेंटर की तरफ आ गया इसलिए इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ए पार्टिकल is performing circular motion, a force must be present or a force is required which is always perpendicular to the velocity, and that force is called centripetal force. That force is called centripetal force. और उस F सेंट्रीपिटल की जो वैल्यू होती है वो होती है mv स्क्वायर बाई आर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये अगर मैं आपको नहीं बताता तो बोर्स मॉडल में आप आगे नहीं बढ़ पाते। जो पार्टिकल अगर कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहता है, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उस पार्टिकल पे सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता रहना चाहिए। क्यों सेंटर की तरफ ही? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। वेलोसिटी इधर है तो फोर्स परपेंडिकुलर इसके इधर की तरफ, वेलोसिटी इधर है तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ, वेलोसिटी इधर है तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ, वेलोसिटी इधर है तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ। तो मतलब अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उस पे सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगते रहना चाहिए विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस एफ सेंट्रीपिटल की वैल्यू क्या होगी? mv स्क्वायर बाई आर। तो मतलब जो एफ सेंट्रीपिटल रिक्वायर्ड रहता है, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड रहता है विच इज mv स्क्वायर बाई आर, और यहां पर m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल जो घूम रहा है, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल जो घूम रहा है, मास ऑफ द पार्टिकल जो घूम रहा है, ठीक है। v क्या है? जिस वेलोसिटी से घूम रहा है या स्पीड से घूम रहा है, क्योंकि वेलोसिटी तो एक्चुअली चेंज हो रही होगी तो स्पीड बात कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, हम खाली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड बोल लो। और r क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच दैट पार्टिकल इज मूविंग। r क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सर्किल में मूव करेगा ना, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द पार्टिकल इज मूविंग, रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द पार्टिकल इज मूविंग। ठीक बात है, द पार्टिकल इज मूविंग। समझ में आ गई इतनी बात? तो बस एफ सेंट्रीपिटल क्या याद रखना है? mv स्क्वायर बाई आर रहेगा। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एक बार बताना, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कमेंट करके बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर मोशन में घूम रहे होंगे। मतलब हम लोग जो बात करना चाहते हैं वो ये बात करना चाहते हैं कि भाई साहब ये है हमारा न्यूक्लियस, जो हमारा सिचुएशन है ना, जो अपना सिचुएशन है। अब ये मैंने क्यों आपको बताई है? अपना सिचुएशन है कि भाई ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी, ये न्यूक्लियस, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है तो क्या होगा बोलो? इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर लगा रहा होगा चक्कर, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लगना चाहिए। लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कौन सा फोर्स? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी तो बताया था भाई, इस पे चार्ज क्या है? प्लस, इस पे चार्ज क्या है? माइनस। क्यों? इस पे चार्ज है प्लस, इस पे चार्ज है माइनस,
इस पे चार्ज है प्लस, इस पे चार्ज है माइनस, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा, प्लस जो है वो माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस माइनस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा और लगना चाहिए इसके सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करवाने के लिए। इसको सर्कुलर मोशन में अगर जाना है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ, और वो सेंटर पे बैठा कौन है, न्यूक्लियस बैठा है, तो वो बोलेगा हाँ भाई मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो भाई। धरती भी अगर सन के अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसको भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, मतलब उस पे सेंटर की तरफ फोर्स लगना चाहिए। वो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, सन प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। वैसे ही यहां पर जो ये वेलोसिटी है, अब ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, मतलब सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा, न्यूक्लियस प्रोवाइड कराएगा। अब मान लो आ गया इलेक्ट्रॉन घूमते हुए यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर की तरफ, हाँ या ना बोलो, तो फोर्स सेंटर की तरफ वही होगा, फिक्स है। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर की तरफ, तो फोर्स इधर की तरफ, बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर की तरफ, तो फोर्स इधर की तरफ, ठीक बात है। अच्छा ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, हमको खाली इसका मैग्नीट्यूड देखना है, डायरेक्शन तो मैं पहले ही समझ चुका हूं कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, सेंटर की तरफ, और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी सेंटर की तरफ ही है, तो इसका मतलब डायरेक्शन तो मेरी मैच कर गई। मुझे बस खाली क्या मैग्नीट्यूड करना है, क्या मैच करना है, मैग्नीट्यूड मैच करना है। वो मैग्नीट्यूड जब हम लोग इक्वेशन देखेंगे तब मैच कर देंगे। लेकिन इतना तो फील आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा, न्यूक्लियस प्रोवाइड कराएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इस पे भी इधर की तरफ लग रहा होगा, लेकिन हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि न्यूक्लियस बहुत भारी है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। डायरेक्शन मैच करी कि नहीं करी, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर चाहिए, सेंटर की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी किस तरफ है, सेंटर की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन पे बात करेंगे तो सेंटर की तरफ ही तो है, तो मतलब अपनी डायरेक्शन तो मैच कर गई। मैग्नीट्यूड मैच करेंगे जब हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, जब हम लोग ये देखेंगे इक्वेशंस देखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक बात क्लियर हुई क्या, बोलो। तो अपना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज क्लियर हो गई और एक ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाली बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब तीसरी बात और कर लेते हैं, तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरी बात कर लेते हैं अपना जैसे लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम जिसको हम लोग P बोलते हैं, P वेक्टर लिख लो, विच इज M इंटू V वेक्टर। जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहता है, mv रहता है। सुना होगा आपने लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv। अच्छा काइनेटिक एनर्जी भी सुना होगा आपने, हाफ mv स्क्वायर, सुना है क्या, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन यहां पर मैं एक बात करता हूं एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है, और उसकी वैल्यू होती है m इंटू वी वैक्टर क्रॉस r वैक्टर, जिसको हम लोग mvr लिख देते हैं। ठीक है, वैसे उसका वेक्टर फॉर्म में m इंटू वी क्रॉस r है। v क्रॉस r क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू 90 होगी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में r वेक्टर रहेगा, तो उसको mvr लिख देंगे, है ना। ठीक है, तो mvr होगा एंगुलर मोमेंटम, बस इतना याद रखना, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr होगा। ठीक है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो पहली बात ये हो गई लीनियर मोमेंटम, दूसरा हो गया एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है mv, एंगुलर मोमेंटम होता है अपना mvr। ठीक है जी, तो तीसरा क्या हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बोलो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। और अगर मैं लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में देखना चाहता हूं तो, लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में देखना चाहता हूं तो देखो p इज इक्वल टू mv रहता है, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर। p स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, m स्क्वायर v स्क्वायर। अगर p स्क्वायर बाई m कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक m कैंसिल आउट कर दो, तो m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m, एक m से m कैंसिल आउट हो गया, मतलब mv स्क्वायर। और हाफ कर दो तो p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी जो आपने अभी तक सीखा है वो हाफ mv स्क्वायर है, लेकिन उसको p स्क्वायर बाई 2m भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर बाई 2m भी लिख सकते हैं। ये भी कहीं कहीं पर आपको काम आ सकता है, याद रख सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला रिजल्ट है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बोलो, हाफ mv स्क्वायर होता है, सुना है, उसी को p स्क्वायर बाई 2m भी लिख सकते हैं, वेयर p इज
लीनियर मोमेंटम mv होता है। नोट करो यार, ये नोट कर लिया भाई सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? क्लियर है? तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? mv, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? mvr, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv², उसको हम लोग p²/2 mv लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या था? पोटेंशियल एनर्जी क्या था? kq1q2/r, kq1q2/r² जो है वो तो फोर्स का फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? kq1q2/r। अच्छा ठीक है जी। एक चौथा बात कर लेते हैं, क्वांटाइजेशन। एक फोर्थ और बात कर लेता हूं मैं क्वांटाइजेशन की, ठीक है। क्वांटाइजेशन का थोड़ा फील करवाने की कोशिश करता हूं। क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है वो समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे क्वांटाइजेशन मान लो कि कैसे समझे, एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे मान लो आपने बोला कि सर आपकी एज कितनी है, तो मैंने बोला यार मैं तो नहीं बताऊंगा एज। आपने बोला सर बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, प्लीज बताओ। तो मैंने बोला चलो एक काम करता हूं, एज मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एज जो है वो 22 से लेके 27 के बीच में है। मैंने ये बोला है ना, मैंने ये बोला कि 22 और 27 के बीच में है। इसका मतलब है 22 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 26 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है। 22 से कम नहीं हो सकती, 27 से ज्यादा नहीं हो सकती, इतनी बात मैंने बता दी। फिर मैंने बोला कि यार चलो, तुमने बोला कि यार ये तो, इससे तो हमें पता ही नहीं चला भाई 22 से 27 के बीच में है, इतना तो हमें भी आइडिया लग गया था आपको देख के हैं, लेकिन इससे तो हमें पता ही नहीं चला कि आपकी एज है कितनी एक्चुअली। तो मैंने बोला कि यार मेरी एज जो है ना दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5। क्या बोल रहा हूं कि माई एज इज इन बिटवीन 22 to 27। एक मैंने ये बात बोली। दूसरी क्या बोली कि माई एज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है कि मेरी एज जो है वो 5 के टेबल में आती है। क्या बोल रहा हूं? 5 के टेबल में आती है, 5 के पहाड़े में आती है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ऐसे आती है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब यह है कि या तो मेरी एज 5 है, या फिर मेरी एज 10 है, या फिर मेरी एज 15 है, या फिर मेरी एज 20 है, या फिर मेरी एज 25 है, या फिर 30 है, या फिर 35 है। ऐसे मेरी एज कुछ भी हो सकती है। लेकिन मैंने आपको एक और हिंट दी हुई थी कि भाई 22 और 27 के बीच में है। तो तुम बोलोगे अरे वाह सर जी मेरा पार्ट गया, आपकी एज कितनी है? 25 है। तो मैंने एक जो वर्ड यूज किया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5, इसका मतलब है कि 5 की टेबल में आएगी। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या हो जाएगा? 5 इंटू एन होगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 इंटू एन होगा। एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 5, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो 10, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो 15, एन की वैल्यू 4 रखोगे तो 20, एन की वैल्यू 5 रखोगे तो 25। तो अगर मैं लिखता हूं कि माई एज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5, माई एज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5, इसका मतलब है कि माई एज वुड बी 5 इंटू एन, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एन बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 समझ में आया क्या? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 इंटू एन, या फिर एन इंटू 5। यहां पर एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती। तो माई एज इज इक्वल टू 5 इंटू एन। तो उससे आपने बोला था कि 22 और 27 के बीच में, तो इसका मतलब 25 आ गई। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि माई एज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई कोई नहीं 3 इंटू एन होगा, एन की वैल्यू 1 होगी तो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 18 21 24 27 30 33, ऐसे कुछ भी हो सकता है। यही तो बात है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 इंटू एन। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब। अब हम लोग एकदम रेडी हैं बोर्स मॉडल स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहां से फिर मैं बोर्स मॉडल की शुरुआत करता हूं, यहां से मैं बोर्स मॉडल की शुरुआत करता हूं। ठीक है जी, बोर्स एटॉमिक मॉडल या फिर बोर्स मॉडल। तो सबसे पहली बात तो ये है,
सबसे पहली बात तो यह है कि बोर्स मॉडल जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए वैलिड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, जो हमको पढ़ना है 11th क्लास के सिलेबस में है, वो ये है कि इट इज वैलिड, जो भी कैलकुलेशन करेंगे वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसके लिए वैलिड होगा बोलो? ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये वैलिड होगा। जो भी चीजें हम लोग करेंगे, जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, वो किसके लिए होगा? वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? 1 हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तुम बोलोगे सर क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मतलब एटॉमिक नंबर 1? सर ये तो हाइड्रोजन एटम ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम के लिए तो वैलिड होगा ही होगा। इतनी बात तो सभी को समझ में आ रही है कि बोर्स मॉडल इज वैलिड फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम। इतना तो सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1। हाइड्रोजन एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना? 1। अरे क्योंकि H1 है ना भाई, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो इसके लिए तो बोर्स मॉडल वैलिड रहेगा। अब अगर कोई बोले कि भाई हीलियम एटम के लिए भी वैलिड रहेगा क्या? हीलियम एटम है, उसका सिंबल भी लिख देता हूं He24। क्या हीलियम एटम के लिए बोर्स मॉडल रहेगा वैलिड? चेक करके बताओ, बोलो भाई, बताओ यार, वैलिड होगा क्या हीलियम एटम के लिए? तो तुम बोलोगे सर हीलियम एटम है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 2। मतलब इसके लिए तो वैलिड नहीं है। हीलियम एटम के लिए बोर्स मॉडल वैलिड नहीं है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, हीलियम एटम के लिए बोर्स मॉडल वैलिड नहीं है। तो तुम डिसअपॉइंट हो गए, तुमने बोला यार ये तो बहुत भारी दिक्कत हो गई, अब क्या करें? तो अब ऐसा कुछ करो कि हीलियम एटम के लिए ये वैलिड बन जाए। ऐसा कुछ करो कि हीलियम एटम के लिए कुछ ये वैलिड बन जाए, मतलब कुछ ऐसी चीज करो। तो नोट करके मैंने क्या पॉइंट लिखा कि बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड फॉर हीलियम एटम। इतना तो मानते हो? बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड, बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड फॉर हीलियम एटम। हीलियम एटम के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है भाई। हीलियम एटम जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, मुझे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं? 2 हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रहे। मैं तो कौन से वाले स्पीसीज के लिए देखूंगा? जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी हो, या फिर जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी हो जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार एक काम करो ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दो। मतलब हीलियम एटम है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2। तो आप क्या कर दो, हीलियम प्लस बना दो, उसके अंदर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा, उसके अंदर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 हो जाएगा? नहीं भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 2 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो खाली क्या देखना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या हीलियम एटम के लिए बोर्स मॉडल वैलिड है, तुम बोलोगे नहीं वैलिड है। क्या हीलियम प्लस आयन के लिए, ध्यान से सुनना, क्या हीलियम प्लस आयन के लिए बोर्स मॉडल वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। कोई तुमको बोले अरे क्या बात कर रहे हो, हीलियम प्लस आयन है, उसमें तो 2 प्रोटॉन है। भाई प्रोटॉन हमको देखना ही नहीं है, हमको क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो 1 है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है, मतलब उसमें बोर्स मॉडल वैलिड रहेगा। तो क्या बोलेंगे? बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड फॉर हीलियम एटम, बट बोर्स मॉडल इज वैलिड फॉर हीलियम प्लस आयन। किसके लिए? हीलियम प्लस आयन, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। बात समझ आ गई? अच्छा, तो अब एक बात बताओ, अगर हम लोग यही चीज लिथियम में करना चाहें तो क्या होगा? यही चीज अगर हम लोग लिथियम में करना चाहें, लिथियम एटम है Li37, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 3। क्या इसके लिए बोर्स मॉडल वैलिड होगा? लिथियम एटम क्या बोर्स मॉडल वैलिड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। तो तुमने सोचा भाई चलो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तुमने क्या किया? लिथियम प्लस आयन बना दिया। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 3 ही रहेंगे। देखो भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो
3 ही रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अब बताओ, अब भी बोर्स मॉडल वैलिड नहीं है, क्योंकि अब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो आप एक काम करो, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब लिथियम 2+ बना दो। अब इसमें देखोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 3 आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 1, मतलब बोर्स मॉडल विल बी वैलिड। तो अगर तुमको बोले कि लिथियम एटम के लिए बोर्स मॉडल वैलिड है क्या? नहीं है। लिथियम प्लस के लिए बोर्स मॉडल वैलिड है क्या? नहीं है। लिथियम 2+ के लिए बिल्कुल बोर्स मॉडल वैलिड है। तो यहां से एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। चलो बेरिलियम की बात और कर लेते हैं, फिर बता दूंगा। बेरिलियम की बात कर लेते हैं। बेरिलियम एटम है B410, ये बेरिलियम एटम है, बेरिलियम एटम, ठीक है जी। नंबर ऑफ प्रोटॉन 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी 4। क्या बोर्स मॉडल वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो तुमने सोचा कि यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, तो एक काम करो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ताकि बोर्स मॉडल वैलिड होने लगे? तुमने बोला 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, बेरियम प्लस बना देते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 3। क्या बोर्स मॉडल वैलिड रहेगा? नहीं। तुमने बोला एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बेरिलियम 2+ बना दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। क्या बोर्स मॉडल वैलिड रहेगा? अभी भी नहीं। एक और निकाल दो, बेरिलियम 3+ बना दो। क्यों? लिख देंगे बेरिलियम 3+। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है भाई साहब। अब इसके लिए बोर्स मॉडल वैलिड हो जाएगा। चलो आपसे एक पहेली पूछता हूं, ऐसा कौन सा रूम है जिसमें ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा है? कमेंट करके बताना। ऐसा कौन सा रूम है जिसमें ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा है? सोच लो। वापस आते हैं बोर्स मॉडल पे। तो अगर मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए देखा तब तो बोर्स मॉडल वैलिड था, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन हीलियम में देखा तो बोर्स मॉडल वैलिड नहीं था, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब हीलियम प्लस बना दिया। हीलियम प्लस बना दिया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हीलियम प्लस बना दिया, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अगर लिथियम की बात करेंगे तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे ओरिजिनली, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, लिथियम 2+ बनाना पड़ेगा, तब 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा उसमें, और तब फिर क्या होगा? बोर्स मॉडल वैलिड रहेगा। बेरिलियम में देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, बेरिलियम 3+ बनाना पड़ेगा, तब जाके बोर्स मॉडल वैलिड होगा। तो इसका मतलब बात यह है कि बोर्स मॉडल इज वैलिड फॉर फॉलोइंग स्पीसीज। बोर्स मॉडल इज वैलिड फॉर फॉलोइंग स्पीसीज। देख लेते हैं एक बार कौन कौन से स्पीसीज के लिए बोर्स मॉडल वैलिड है। पहला H एटम के लिए तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। हीलियम के लिए नहीं, हीलियम प्लस आयन के लिए, उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। तीसरा हो गया लिथियम 2+ आयन, क्योंकि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, आपने 2 निकाल दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। चौथा बेरिलियम 3+ आयन। क्यों? पांचवा बोरोन 4+ आयन। ऐसे चलता जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात तो कर लो, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमको यूज करने पड़ेंगे। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 यानी कि Z की वैल्यू 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 यानी कि Z की वैल्यू 2 है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 यानी कि Z की वैल्यू 3। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4 यानी Z की वैल्यू 4। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 यानी कि Z की वैल्यू 5। तो यहां पर जब मैं Z यूज करूंगा, अभी इक्वेशन में आएगा Z, तो Z क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। हाइड्रोजन एटम के लिए उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। हीलियम के लिए 2। हीलियम यूज नहीं करना है, हीलियम प्लस यूज करना है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन 1 होगा। लिथियम 2+ के लिए Z की वैल्यू 3, बेरिलियम 3+ के लिए Z की वैल्यू 4। अगर कभी भूल जाओ तो इतना समझ लेना कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उससे 1 ज्यादा कर दो। जैसे हीलियम प्लस है, +1 चार्ज है, तो 1 ज्यादा कर दे तो Z की वैल्यू 2। लिथियम 2+ है, +2 चार्ज है, 1 ज्यादा कर दो Z की वैल्यू 3। बेरिलियम 3+ है, +3 है, 1 ज्यादा कर दो Z की वैल्यू 4। बेरिलियम 4+ है, 1 ज्यादा कर दो Z की वैल्यू 5। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स से कि 4 नाइट्रोजन X+, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो नाइट्रोजन X+ के लिए बोर्स मॉडल वैलिड है। 4NX+, बोर्स मॉडल इज वैलिड। तो बताओ भाई X की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस भी दे देता हूं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 0। बोला कि नाइट्रोजन एटम है,
उसके लिए उस पे चार्ज कितना है, प्लस एक्स है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, मुझे पता नहीं है कितना है, लेकिन उस पे कुछ प्लस चार्ज है और वो प्लस चार्ज मैंने इतना रखा है ताकि उसके लिए बोर्स मॉडल वैलिड हो जाए। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बोलो? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इससे लड्डू क्वेश्चन क्या लोगे बताओ, क्या होगा बोलो भाई? अगर बोर्स मॉडल वैलिड है तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी होना चाहिए। बोर्स मॉडल इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी, हाँ या ना बोलो यार, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। ठीक है, अब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ओरिजिनली, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन मैं निकाल लूं ताकि एक इलेक्ट्रॉन बच जाए, तभी तो बोर्स मॉडल वैलिड होगा। सारे के सारे निकाल लूंगा नहीं, कितने निकालूं, 6 निकाल लेता हूं, ऑप्शन बी आ जाएगा। नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो 6 निकाल दो, नाइट्रोजन क्या बना दो 6+, ताकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 7 रहते हैं, 6 कम कर दिए तो 1 बचेगा और तभी बोर्स मॉडल वैलिड होगा। ठीक है क्या? अच्छा, वो पहली का जवाब नहीं बताया आपने यार। ऐसा कौन सा रूम है जिसमें ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजा? अरे मशरूम, कुछ लोग बाथरूम भी बोल रहे होंगे, मशरूम। बाथरूम में तो खिड़की दरवाजे होते हैं भाई, हैं? खिड़की नहीं तो दरवाजा तो होता ही है, नहीं तो पूछेंगे कैसे, लेकिन मशरूम है। चलो, एक ऐसा कौन सा फूल है जिसमें ना कोई खुशबू है ना कोई कलर है ना कुछ महक है? ऐसा कौन सा फूल है जिसमें ना कोई खुशबू है ना कोई कलर है ना कोई महक है, कुछ भी नहीं है? चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर ऐसा ही एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज for which of the following species Bohr's model is valid? For which of the following species Bohr's model is valid? ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिनके लिए बोर्स मॉडल वैलिड है? पहला N5+, दूसरा बेरिलियम 2+, तीसरा लिथियम 2+, चौथा बोरोन 4+, पांचवा सोडियम 10+, छठवा फ्लोरीन 8+, सातवा ऑक्सीजन 8+, आठवा हीलियम 9+। देखो भाई, मतलब वैसे मैंने ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको शुरू के दो तीन ही देखने मिलेंगे, या तो हाइड्रोजन एटम मिलेगा या हीलियम प्लस मिलेगा या लिथियम 2+ मिलेगा, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बता दिया। जैसे नाइट्रोजन 5+ है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए 2, तो क्या बोर्स मॉडल वैलिड होगा? नहीं होगा। बेरिलियम का एटम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, मतलब बोर्स मॉडल वैलिड नहीं होगा। लिथियम 2+, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, उसमें से 2 निकाल लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, मतलब इसके लिए बोर्स मॉडल वैलिड होगा। बोरोन 4+, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, मतलब इसके लिए भी बोर्स मॉडल वैलिड होगा। समझ आ रही? सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स रहते लेकिन उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, मतलब इसके लिए भी बोर्स मॉडल वैलिड होगा। फ्लोरीन 8+, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, मतलब उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे लेकिन 8 आपने निकाल लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, ये भी होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 8 के 8 आपने निकाल लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 0, मतलब इसके लिए बोर्स मॉडल नहीं होगा वैलिड। नियोन के लिए, नियोन, फ्लोरीन के बाद नियोन आता है, एटॉमिक नंबर 10 है, उसमें से 9 इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, मतलब इसके लिए भी बोर्स मॉडल वैलिड होगा। बात समझ में आ गई? तो अगर कोई भी स्पीसी दे दिया तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कौन से वाले केस में बोर्स मॉडल वैलिड होगा और कौन से वाले केस में नहीं होगा। ठीक है, नोट करो यार, ये नोट कर लिया भाई, नोट कर लिया भाई, नोट कर लिया। अब हम लोग बोर्स मॉडल की कैलकुलेशंस पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर किसी के दिमाग में सवाल आ रहा हो कि सर ठीक है आपने प्रैक्टिस करवा दी, सर आपने ये भी बता दिया कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही वैलिड है, लेकिन क्या आप इसका रीजन बता सकते हो कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ही क्यों वैलिड है? देखना भाई, रीजन कि बोर्स मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए क्यों वैलिड है, बाकी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या दिक्कत आ जाएगी, देखना, ध्यान से सुनना यार। एक ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, उस पे चार्ज क्या है? नेगेटिव।
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, लेट्स से कि यहां पर है, यहां पर है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहता है, तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो फोर्स किस तरफ चाहिए, सेंटर की तरफ चाहिए। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तब तो उसको फोर्स प्रोवाइड करने वाला कौन है, न्यूक्लियस है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एफ सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर देगा न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज है पॉजिटिव, तो प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया। तो यहां पर तो भैया कैलकुलेशन होगी बहुत ही आसान, ठीक है जी। लेकिन ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हो गया, किस में हो गया बोलो, ये किस में हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब एक इलेक्ट्रॉन है तब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जब अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी हो जाएगा तब क्या बात बनेगी, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या बात बनेगी, ध्यान से सुनना। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते को फॉलो करना चाहता है, ये भाई साहब है न्यूक्लियस जिस पे चार्ज क्या है बोलो, पॉजिटिव है, ठीक है जी, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन और बैठा है वहां पे भाई, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन और बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन और बैठा है। अब क्या होगा, अब यार इस पे भी तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में और इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। तो यहां पर एक फोर्स एफ रिपल्सन इधर भी तो लगेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, तो इनका नेट रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, जो हो सकता है सेंटर की तरफ ना आए, फिर वो घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी घूमेगा, तो फिर फोर्स की डायरेक्शन हर बार चेंज होती रहेगी, मतलब कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और हो सकता है कि हर बार सेंटर की तरफ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना भी आए। क्यों, ये एफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस वाला और ये एफ रिपल्सन है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, दिस इज लेट्स से इलेक्ट्रॉन नंबर 1, दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉन 2 की वजह से कुछ रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब नेट रिजल्टेंट पता नहीं किधर आएगा, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे वेक्टर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं वेलोसिटी एंड रेडियस कैलकुलेशन, वेलोसिटी एंड रेडियस कैलकुलेशन फॉर बोर्स मॉडल या फॉर इलेक्ट्रॉन। बोर्स मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए वेलोसिटी और रेडियस कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बोलो, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे ट्रेवल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अरे बन जा भाई, होता हूं बन जा, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने डिस्टेंस पे ट्रेवल करेगा, ये रेडियस हमको बतानी है। और ये कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा ये भी बताना है। मतलब हमारे पास में दो अननोन है, अननोन कितने हैं, दो हैं, इतना समझने की जरूरत है। अननोन कितने हैं, दो, वेलोसिटी भी नहीं पता और रेडियस भी नहीं पता। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो नहीं पता हमको, जितने रेडियस पे घूम रहा है वो भी नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, क्या करें, नहीं पता। दो अननोन है तो दो इक्वेशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, दो अननोन है तो दो इक्वेशन मिलनी चाहिए। अब वो दो इक्वेशन कहां से लाएं, तो पहली इक्वेशन तो आएगी, फर्स्ट इक्वेशन तो आएगी फोर्स बैलेंसिंग से। फर्स्ट इक्वेशन किससे आएगी, फोर्स बैलेंसिंग से। फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फोर्स बैलेंसिंग। फोर्स बैलेंसिंग कैसे, देखो मैंने याद करो तरीका बताया था भाई, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी वैल्यू क्या होती है, mv²/r। बोलो हाँ या ना, mv²/r। उसको प्रोवाइड कौन करवाएगा, न्यूक्लियस प्रोवाइड करवाएगा। प्रोवाइड कौन करवाएगा, न्यूक्लियस प्रोवाइड करवाएगा। न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है और वो होगा +ZE।
यहां पर Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एक प्रोटॉन है तो प्लस E, 2 प्रोटॉन है तो प्लस 2E, 3 प्रोटॉन है तो प्लस 3E, 4 प्रोटॉन है तो प्लस 4E। तो ZE मान लेते हैं जनरल कैलकुलेशन के लिए। तो प्रोटॉन पे तो चार्ज है प्लस E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? माइनस E। बोलो हाँ या ना। लेकिन मैंने ये माइनस खाली आपको ये समझाने के लिए बताया है कि भाई फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो ये हम लोग KQ1Q2 बाई आर स्क्वायर के इक्वल लिख दे क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्लस चार्ज माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो यहां से इक्वेशन बनी mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू K इंटू Q1 ZE। Q2 माइनस E है, लेकिन वो माइनस खाली डायरेक्शन को बता रहा है, तो मैं E लिख दूं क्या यार? माइनस खाली डायरेक्शन को बता रहा है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहां से क्या हुआ, ध्यान से सुनना दोस्तों, एक R से कट गया R, तो इक्वेशन बनी mv स्क्वायर इज इक्वल टू KZE स्क्वायर बाई आर। अब खाली इस इक्वेशन से काम चल जाएगा क्या? इस इक्वेशन से काम चलेगा? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बट दिस इज नॉट सफिशियंट। अरे भाई आपको बोला कि x प्लस वाई की वैल्यू 50 है, तो ऐसी तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। आपके पास में x और y दो वेरिएबल्स है, लेकिन इक्वेशन तो एक ही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू 10 ले लोगे तो y 40 आ जाएगा, x की वैल्यू 20 ले लोगे तो y 30 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। x की वैल्यू 10.2 ले लो तो कुछ अलग आ जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इसके। तो अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमें एक इक्वेशन और पता होनी चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? वैसे ही यहां पर एक इक्वेशन से दो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? दो अननोन कैसे निकालोगे? अननोन है वेलोसिटी कितनी रेडियस से कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, और रेडियस कितनी पे घूम रहा है। तो पहली इक्वेशन तो आ गई। अब दूसरी इक्वेशन उन्होंने जुगाड़ से लगाई। दूसरी इक्वेशन उन्होंने बोला क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है, और आपको भी समझने की जरूरत नहीं है, बस आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई ऐसा उन्होंने बोर साहब ने लगाया होगा 1923 में। ठीक है, क्या लगाया? जो सेकंड इक्वेशन जो आई, दिस सेकंड इक्वेशन इज यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो मैंने जो कुछ कुछ बातें बताई थी वो आपको यहां पर रिलेट करती हुई दिखाई दे रही होंगी। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? याद करो, mvr होता है क्या? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। लीनियर मोमेंटम इज mv, लेकिन एंगुलर मोमेंटम इज mvr। तो उन्होंने क्या बोला? बोला कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। जैसे मैंने बताया था कि मेरी एज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5, मतलब मेरी एज 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, मतलब 5 into n होगी। वैसे ही उसने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई, मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो mvr होगा, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई, मतलब n into h by 2 पाई। यही तो आएगा इक्वेशन। अब ये n क्या है? n है आपका ऑर्बिट नंबर। n क्या है बोलो? ऑर्बिट नंबर। पहली ऑर्बिट में घूम रहा है, n की वैल्यू 1, दूसरी ऑर्बिट में घूम रहा है, n की वैल्यू 2, तीसरी ऑर्बिट में घूम रहा है, n की वैल्यू 3। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। क्या बोल रहा हूं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई होगा। यहां से हमारी दूसरी इक्वेशन आई है भाई साहब, यहां से हमारी दूसरी इक्वेशन आई है, और यहां से हम लोग सोल्व करेंगे वेलोसिटी और रेडियस दोनों चीजें। तो पहली इक्वेशन क्या थी बोलो? mv स्क्वायर इज इक्वल टू KZE स्क्वायर बाई आर था। पहली इक्वेशन यहां पर लिख लूं, mv स्क्वायर। देखो ध्यान से सुनना, अब यहां पर ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे क्या है भाई? एक इक्वेशन तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंसिंग, mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से r निकाल लो और इसमें पुट कर दो, तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बोलो? KZE स्क्वायर बाई आर। ये पहली इक्वेशन है, हाँ या ना? बिल्कुल है। दूसरी इक्वेशन उन्होंने खुद से अज्यूम करके लगा दी कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा mvr
ये याद रखना यार, क्वांटाइजेशन किसका यूज किया है, एंगुलर मोमेंटम का यूज किया है। तो mvr क्या होगा, nh/2π। ये h क्या होता है, वही h है, प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू बता दूंगा। यहां से r की वैल्यू निकालो और यहां पर पुट कर दो। अरे अपन सोल्व करते तो थे, x + y = 100 है और x - y की वैल्यू मान लो 20 है। तो अपन क्या करते थे, वैसे तो डायरेक्टली ऐड करके निकाल सकते हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या करोगे, यहां से x की वैल्यू देखो 20 + y है, उसको यहां पर पुट कर दो। तो x की जगह पर 20 + y प्लस एक और y = 100। तो यहां से 20 + 2y = 100, 2y = 80, y की वैल्यू 40 आ गई। फिर y यहां पर पुट कर दो तो x की वैल्यू 60 आ गई। ऐसा ही तो करते थे बचपन में, याद है क्या? मतलब एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू उठा ली और दूसरे में पुट कर दी। तो यहां से आप r की वैल्यू उठा लो, कितनी आएगी r की वैल्यू, इस r को इधर ले जाओ, mv² को इधर ले आओ, kze²/mv²। बोलो हाँ या ना। देखो थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन में आपको लग सकता है कि अरे बाबा लगता है गलत खोली में घुस गया अपन, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो r = kze²/mv² और उसको इसमें पुट कर दो। बस यहां पर जो करा है बस वही है, मैं यहां पर कर रहा हूं, लेकिन ये आपको थोड़ा नया लग रहा है, ये आप देख चुके हो तो थोड़ा कंफर्टेबल हो। पुट करो m × v × r की वैल्यू kze²/mv², इक्वेशन नंबर 1 से, = nh/2π। ठीक है जी, आ गया अपना काम। एक m से m कैंसिल आउट, एक v से v कैंसिल आउट, तो इक्वेशन बन गई kze²/v = nh/2π। तो यहां से v आ गया ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v की वैल्यू कितनी आ गई, 2π kze²/nh। ये आ गया भाई साहब अपना वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है ना, भले याद मत रखो, जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो भले ही याद मत रखो, लेकिन इतना सा याद रख लो कि z ऊपर आ रहा है और n जो आ रहा है वो नीचे, मतलब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z/n। चेक करो एक बार, क्या z/n आ रहा है? देखो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है 3.14, k की वैल्यू कांस्टेंट है, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कांस्टेंट है, h की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 कांस्टेंट है। खाली z और n, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आएगा, z/n के प्रोपोर्शनल आएगा। दिख रहा है क्या? वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z/n। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है क्या? नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? तो आपको अब इन सब चीजों में से याद क्या रखना है? कुछ लोग बोलेंगे सर क्या ये पूरा का पूरा याद रखना है? मैं बोलूंगा नहीं। क्या फॉर्मूला ये याद रखना है? मैं बोलूंगा नहीं। क्या ये डिराइव करना आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जरूरी है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z/n, ये याद रहे अपने को। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, इस फॉर्मूला से क्या क्या चीजें काम आएंगी वो भी बता देता हूं, है ना। तो पहला है अपना, मैंने आपको वेलोसिटी और रेडियस के बारे में बताया था, पहले वेलोसिटी पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या आएगा, 2π ke²/h और इंटू z/n, है ना। ये अपना वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। जो फॉर्मूला है उसी को मैंने बस थोड़ा सा अलग से करके लिख दिया है। तो यहां से एक बात तो समझ में आई कि पाई की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 3.14, पुट कर दिया जी, कर सकते हैं। के की वैल्यू 9 × 10⁹ पुट कर सकते हैं। ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, ये भी पुट कर सकते हो। एच की वैल्यू एच की वैल्यू बोलो 6.626 × 10⁻34, ये भी पुट कर सकते हो। सारे कॉन्स्टेंट्स जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो 2.18 × 10⁻6 आएगी। आप चेक भी कर लेना, एक बार होमवर्क है ये कि चेक करना ये सारी वैल्यू जो है वो 2.18 × 10⁻6 आ रही है नहीं आ रही है। मैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2.18 × 10⁻6 × z/n हो जाएगा। क्या दिख रहा है? कहीं स्पीड ऑफ लाइट से तेज तो नहीं भागने लग गया इलेक्ट्रॉन? अरे कहीं स्पीड ऑफ लाइट से तेज तो नहीं भागने लग गया है। सी की वैल्यू कितनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से तो कम ही भाग रहा है। ऐसा नहीं कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज भागने लग गया, स्पीड ऑफ लाइट से तो कम भाग रहा है। स्पीड ऑफ लाइट का अगर हम लोग देखेंगे तो c/137 होता है ये वैल्यू, मतलब ये 2.18 × 10⁻6 जो है ये 300 × 10⁻6 लिख लो यार, तो
तो अगर c/137 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो c/137 इंटू z/n, ये भी आप याद रख सकते हो। मतलब स्पीड ऑफ लाइट के 137वें हिस्से से भाग रहा है ये। अपन तो बहुत 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 कम भागते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 10⁵ या 10⁶ के आसपास आती है। और कितनी आ रही है? 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n, या फिर c/137 इंटू z/n। कॉन्स्टेंट भले ही भूल जाओ, z/n नहीं भूलना। कॉन्स्टेंट भले ही भूल जाओ, z/n नहीं भूलना, ठीक है ना। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z/n, ये बिल्कुल भी मत भूल जाना, गलती से भी मत भूल जाना। अब कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं आपको, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z/n से इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर मैं z की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि z ऊपर आ रहा है। z की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अच्छा, n की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। क्यों? इनवर्स रिलेशन रहेगा। बोलो हाँ या ना। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z/n। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे देखते हैं, कैसे कैसे पूछ सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चंस यहां पर ज्यादा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ H एटम। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ H एटम। तो अब हमने वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर तो ली है, तो वेलोसिटी क्या होगा बोलो? वो कांस्टेंट याद कर लो, 2.18 इंटू 10⁶ और इंटू z/n। बोलो हाँ या ना। मीटर पर सेकंड में आएगा ये, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n। अब या तो z पता होना चाहिए और n पता होना चाहिए, दोनों ही पता होने चाहिए। अच्छा, सेकंड ऑर्बिट का मतलब क्या है यार, बताओ ना भाई। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 1, इलेक्ट्रॉन तो कहीं पर भी घूम सकता है ना, तो सेकंड ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 2। और हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी यार, एक ही प्रोटॉन होगा उसमें, तो z की वैल्यू 1। अब मैं यहां पर आपके दिमाग में जो एक क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा। ये वैल्यू आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n, तो z की वैल्यू 1 डिवाइड बाई n की वैल्यू 2। ये वैल्यू आ जाएगी 1.09 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से भाग रहा होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी रुको 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 रुको, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो बोर्स मॉडल है वो खाली सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए वैलिड होता है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए तो एक ही सेल काफी है, फिर ऐसे डिफरेंट सेल्स क्यों होंगे? तो रीजन ये है दोस्तों कि नंबर ऑफ सेल्स तो इनफाइनाइट ही प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर, लेकिन वो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्हीं में जंप करता रहता है। वही इलेक्ट्रॉन n=1 में भी घूम सकता है, वही इलेक्ट्रॉन n=2 में भी घूम सकता है, वही इलेक्ट्रॉन n=3 में भी घूम सकता है, फिर हो सकता है कि 3 से वापस 1 में आ जाए। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करते रहते हैं। तो एक एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ऐसा नहीं है कि n=1 में ही घूमता रहेगा, वो हो सकता है कि n=2 में चला जाए, वो हो सकता है n=1 में वापस से आ जाए। और ये सब वो करता है लाइट को एब्जॉर्ब करके या लाइट को इमिट करके। ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया यार? मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस है, ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन मान लो अंबानी है, अब है तो एक ही बंदा लेकिन बहुत सारे घर हैं उसके, कभी इस घर में रहेगा, कभी इस घर में रहेगा, कभी इस घर में रहेगा, कभी वापस इस घर में आ जाएगा, मतलब ऐसे घूमता रहेगा। बात समझ पा रहे हो? तो कहीं पर भी घूम सकता है भाई। तो वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, रेडियस कुछ भी हो सकती है। मानते हो क्या बात? ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है। इसको क्या बोलते हैं? के सेल, है ना? के सेल क्या बोलते हैं? के सेल। इसको एल सेल, इसको एम, KLM, है ना? ये सब होगा। ठीक है। सो फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ H एटम। तो 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n कर देंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। ऐसे हमको क्वेश्चंस देंगे,
सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। तो पहले तो सेकंड ऑर्बिट का मतलब समझ लो क्या होगा, और लिथियम 2+ आयन का मतलब समझ लो क्या होगा। क्या होगा भाई बोलो? सेकंड ऑर्बिट है मतलब n की वैल्यू 2 और लिथियम 2+ आयन मतलब z की वैल्यू 3। बोलो हाँ या ना? बस अब अपना क्वेश्चन हो गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो 2.18 इंटू 10⁶ और इंटू z/n। तो 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z की वैल्यू 3 डिवाइड बाई n की वैल्यू 2। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 1.09, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.27 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल कैलकुलेशन से बस z/n याद रखना है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z/n। अभी तक तो कांस्टेंट का भी यूज आ रहा है, बाकी क्वेश्चंस में सिर्फ प्रोपोर्शनल का यूज आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन देखना, इफ velocity of electron in hydrogen atom is c/274, find out angular momentum of electron। अब ध्यान से सुनना, यहां पर कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो सकते हैं। भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr होता है। अब हमको मास तो पता है इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी भी पता है, दी हुई है c/274 है, और r रेडियस नहीं पता हमको। तो रेडियस हो सकता है, कुछ लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। लेकिन एक बार ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है h बार, ऑप्शन बी है 2h बार, ऑप्शन सी है 3h बार, ऑप्शन डी है 4h बार। अच्छा आपको बता देता हूं, ये h बार जो है वो h/2π होता है। मतलब कई बार आपको h लिखा रहेगा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 होता है। लेकिन कई बार ना h बार लिखा रहता है, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में h बार देखने को मिल सकता है। दिस h इज 6.626 इंटू 10⁻34। लेकिन कभी कभी बुक्स में h बार देखने को मिल सकता है, जैसे ये ऑप्शंस में भी h बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम तो mvr है, लेकिन mvr अगर आप याद करोगे तो nh/2π था कि नहीं था? यही तो अपनी दूसरी इक्वेशन थी। तो एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो तो mvr निकाल लो, और mvr अगर आपको वेलोसिटी नहीं पता, रेडियस नहीं पता, तो खाली n की वैल्यू पता होगी तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि nh/2π तो है ही, और ये h/2π जो है यही तो h बार होता है। सो दिस एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू n इंटू h बार। तो बस खाली आप n की वैल्यू निकाल लो, अपना काम हो जाएगा। ऑप्शन कोई ना कोई तो मैच कर ही जाएगा। तो वेलोसिटी c/274 है, तो c/274 इज इक्वल टू, मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, देखो 2.18 इंटू 10⁶ भी है, एक और फॉर्मूला भी तो था c/137, तो ये वाला यूज कर लो, तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ गया वेलोसिटी, कितना हो जाएगा c/137 इंटू z/n। अच्छा जी, c से c कैंसिल आउट हो गया, 137 से कैंसिल आउट करोगे तो 2, तो z/n की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अच्छा हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू तो 1 ही होगी यार। हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1, तो ये 1 हो गया। तो 1/2 इज इक्वल टू, या फिर 1/n, तो यहां से n की वैल्यू 2 आ गई। n की वैल्यू क्या आई 2, तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा mvr इज इक्वल टू 2 इंटू h बार। तो या तो ऑप्शन बी आ जाएगा। अगर h बार के टर्म्स में नहीं लिखोगे, h के टर्म्स में लिखोगे तो 2h बार लिखना है, तो इसको 2 इंटू h/2π भी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू h/π भी लिख सकते हैं, या फिर h बार के टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो मतलब आपको अगर कभी एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो आप mvr से निकाल सकते हो, लेकिन वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगा। तो आप क्या करो, nh/2π कर दो, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, और हमने क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा nh/2π होगा। बात समझ आ गई जी? क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम लोग वेलोसिटी पे एक दो टाइप के क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस कर लिए? 3 क्वेश्चन कर लिए ना, चौथा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत देखने को मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखते हैं, देखे
देखो यार, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in second orbit of H atom is x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या बोला है? इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ H atom is x मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट velocity of electron in थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। और जो आंसर आएगा वो x के टर्म्स में ही आना चाहिए। देखो ध्यान से सुनो भाई, वैसे तो आपको पता है कि वेलोसिटी की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z बाई एन है। अब आपको यहां पर z की वैल्यू भी पता है और n की वैल्यू पता है, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, लेकिन आप x की वैल्यू मत निकालो, क्योंकि आपको आंसर जो है वो x के टर्म्स में ही चाहिए। तो आप यहां पर ये तो समझ पा रहे हो कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाई एन है, और ये कोई कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू z बाई एन मान लो। क्या मान लो? वेलोसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। ये वो वाला k नहीं है 9 इंटू 10⁻9, वो नहीं है, ये सम कांस्टेंट k इंटू z बाई एन। अब क्या करोगे, ध्यान से सुनना, हमको पहले केस में देखो जो पहली लाइन लिखी हुई है उसको आप पहला केस मान लो। उसमें हमको वेलोसिटी दी हुई है क्या? x। वेलोसिटी दी हुई है x। z की वैल्यू दी हुई है क्या? हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1 दी हुई है, हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1 दी हुई है। सेकंड ऑर्बिट दिया हुआ है क्या? मतलब n की वैल्यू 2 भी दी हुई है। मतलब वेलोसिटी भी पता है, z की वैल्यू भी पता है और n की वैल्यू भी पता है, तो आप इस k की वैल्यू निकाल लो। कुछ लोग बोलेंगे सर k की वैल्यू पता तो है 2.18 इंटू 10⁻6, लेकिन आप मान लो कि आपको नहीं पता, आप मान लो कि आपको नहीं पता, तो पहले केस में वेलोसिटी कितना है? x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू z की वैल्यू, हाइड्रोजन एटम है तो 1 डिवाइड बाय सेकंड ऑर्बिट है n की वैल्यू 2। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई? 2x आ गई कि नहीं आ गई? अब ये k की वैल्यू आप दूसरे केस में पुट कर दो, क्योंकि दूसरे केस में हमें वेलोसिटी निकालनी है और z और n की वैल्यू पता है, लेकिन k की वैल्यू नहीं पता थी, वो आपने पहले केस से निकाल ली x के टर्म्स में। तो दिस वाज फर्स्ट केस। सेकंड केस में देखोगे तो हीलियम प्लस आयन है तो z की वैल्यू 2 और थर्ड ऑर्बिट है मतलब n की वैल्यू 3। तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे? अब वही k इंटू z बाई एन ही लिखोगे। k की वैल्यू तो यहां पर भी फिक्स रहेगी, कितनी? 2x, जो हमने फर्स्ट केस से निकाली थी, तो 2x इंटू z बाई एन। हीलियम प्लस आयन है तो z की वैल्यू 2 डिवाइड बाई थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3, मतलब आंसर आ गया 4x बाई 3। बोलो आंसर x के टर्म्स में आया कि नहीं आया? आंसर x के टर्म्स में आया, और कितना आया? 4x बाई 3 आया। बोलो क्लियर है क्या? समझ आया यार? देखो एक बार, देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि वेलोसिटी इज 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z बाई एन है, आपको पता है, ये कांस्टेंट की वैल्यू पता है, लेकिन मेरे को बोल दिया x है और आंसर मुझे x के टर्म्स में ही चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाई एन और इसको कांस्टेंट k मान लिया। अब मुझे पहले केस में वेलोसिटी पता है, z की वैल्यू पता है और n की वैल्यू पता है, बस k नहीं पता है। तो मैंने पहले केस में वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी x, z की वैल्यू पुट कर दी 1, n की वैल्यू पुट कर दी 2, तो यहां से k की वैल्यू आ गई 2x। अब ये दूसरे केस में देखोगे तो k की वैल्यू तो 2x पुट कर दूंगा और z और n पता है तो वेलोसिटी मिल जाएगी और आंसर हमेशा x के टर्म्स में ही आएगा। तो एक और क्वेश्चन देता हूं, वो आप प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 है, ये होमवर्क में है, ठीक है? होमवर्क में है, ठीक है? इफ वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ H एटम इज x मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ये वेलोसिटी है x मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन, ये हमको बताना है। और आंसर जो है वो x के टर्म्स में ही आना चाहिए, जो आंसर आएगा वो x के टर्म्स में ही आना चाहिए। तो पहले केस में z की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है और वेलोसिटी पता है, तो k निकाल लो और फिर उस k की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, और n की वैल्यू पता है और z की वैल्यू पता है, तो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है? ये होमवर्क में, ठीक है? तो वेलोसिटी यहां पर अपना काम पूरा हो गया। वेलोसिटी में बस क्या याद रखना है?
वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड बाई एन, और वो 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जो है वो c बाई 137 होता है, और उसके अलावा वो जेड बाई एन के प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग बात करते हैं रेडियस की। किसकी बात करते हैं? रेडियस की। तो सेकंड हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियस कैलकुलेशन। क्या होगा भाई साहब? रेडियस कैलकुलेशन। क्या होगा बोलो? रेडियस कैलकुलेशन। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, पता नहीं कितने रेडियस पे घूम रहा है। अच्छा, लेकिन इतनी बात तो समझ में आती कि n इज इक्वल टू 1 की रेडियस थोड़ी कम होगी, n इज इक्वल टू 2 की थोड़ी ज्यादा होगी, n इज इक्वल टू 3 की और भी ज्यादा होगी। मुझे पता नहीं है कितनी होगी, लेकिन n इज इक्वल टू 1 की, n इज इक्वल टू 2 की, n इज इक्वल टू 3 की। भाई n इज इक्वल टू 1 की रेडियस r1 है, n इज इक्वल टू 2 की रेडियस r2 है, n इज इक्वल टू 3 की रेडियस r3 है। तो इतना तो समझ में आता है कि ये रेडियस सबसे ज्यादा, ये थोड़ा कम है, ये और भी कम है। इतना तो समझ में आता है। मतलब अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो रेडियस बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। कैसे? एक बार कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। रेडियस निकालने कैसे? भाई वेलोसिटी निकाल लिया तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। याद करो mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई होता है, होता ही नहीं होता है। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? nh बाई 2 पाई और mv। ठीक है, nh बाई 2 पाई mv। अब v की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू निकाली थी कि नहीं निकाली थी? कितना था यार? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH, यही था। एक बार देख लेते हैं क्या था। 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। दोस्तों ये कैलकुलेशंस आपको 12th की फिजिक्स में भी करनी पड़ेंगे, तो यहां पर सीख लोगे तो अच्छा है। तो n इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू m इंटू v की वैल्यू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH, तो वो NH ऊपर चला जाएगा। तो यहां से रेडियस क्या आ गया? यहां से रेडियस क्या आ गया? देखो ऊपर NH इंटू NH मतलब n स्क्वायर h स्क्वायर बन गया, नीचे 2 पाई इंटू 2 पाई बन गया 4 पाई स्क्वायर, m भी बन गया, k बन गया, जेड ई स्क्वायर बन गया। ये अपना रेडियस आ गया। अब फिर से वही चीज कांस्टेंट आएगी, फिर से वही चीज कांस्टेंट आएगी, लेकिन देखने वाली बात क्या है कि n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। क्या है बोलो? n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है क्या? और डिवाइडेड बाई z के प्रोपोर्शनल है। बाकी सब तो कांस्टेंट है, लेकिन n स्क्वायर बाई z के प्रोपोर्शनल है। n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के m z ई स्क्वायर, सब कुछ कांस्टेंट है, खाली n स्क्वायर और z देखना है। तो रेडियस कितना आ गया? देखो h स्क्वायर लिख लेता हूं आगे, डिवाइडेड बाई ये 4 पाई स्क्वायर m, नहीं 4 पाई स्क्वायर m इंटू के, m इंटू के लिख लेते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे कौन सा कहां पर है। तो m इंटू के और m के ई स्क्वायर भी आ जाएगा, और इंटू क्या बन जाएगा? n स्क्वायर बाई जेड। अब देखो एक बात समझने की कोशिश करना, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। h की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, तो h स्क्वायर पुट कर दोगे। पाई की वैल्यू 3.14, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ई स्क्वायर की वैल्यू तो e 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, तो ई स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। मतलब रेडियस एक्चुअली 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड आएगा, और ये वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है बोलो? 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, ये जो 0.529 एंगस्ट्रॉम है इसको हम लोग बोर्स रेडियस भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बोर्स रेडियस। 0.529 जो रहता है इसको क्या बुलाते हैं? बोर्स रेडियस। या फिर मैं बोलूं कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। एक बार फील करते हैं इस फॉर्मूला को, एक बार फील करते हैं। अगर रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड है, तो इतनी बात तो समझ में आ रही है कि n की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो रेडियस बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए यार। देखो इधर की तरफ, n की वैल्यू 1 है तो इतनी रेडियस आएगी, n की वैल्यू 2 है तो थोड़ी ज्यादा आएगी, n की वैल्यू 3 है तो और ज्यादा आएगी। भाई फर्स्ट ऑर्बिट छोटी होगी, सेकंड ऑर्बिट थोड़ी बड़ी होगी, थर्ड ऑर्बिट और भी बड़ी होगी, तो रेडियस तो बढ़ती जाएगी। तो n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेडियस बढ़ना चाहिए। अब ये देखो यार, z की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेडियस कम हो रहा है, ऐसा क्यों?
जेड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेडियस कम हो रहा है। एक बात समझने की कोशिश करना, ये एक न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन है। अब यार ये प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहां पर 2 प्रोटॉन है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। न्यूक्लियस जो है वो खींचेगा अपनी तरफ, तो सिकुड़ जाएगा एटम। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बहुत ही पास आ जाएगा। तो इसमें जेड की वैल्यू 1 है, इसमें जेड की वैल्यू 2 है। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो एटम क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। जेड की वैल्यू 3 होगी तो और भी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो रेडियस और भी कम हो जाएगा। तो इसलिए जेड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेडियस कम होगा। इतना तो समझ में आ रहा है। जेड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेडियस क्या होगा, बोलो, कम होगा। भाई न्यूक्लियस पे चार्ज जितना ज्यादा रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा प्रोटॉन्स रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे, तो एटम क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। मतलब उसका रेडियस जो सर्किल में घूम रहा होगा वो क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आई यार, नोट करो। और जो ये 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है इसको हम लोग बोर्स रेडियस बुलाते हैं। नोट कर लिया भाई, नोट कर लिया। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है रेडियस के बारे में, कि रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, अगर हम लोग एंगस्ट्रॉम में रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये 0.529 जो है उसको हम लोग बोलते हैं बोर्स रेडियस। क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस। 0.529 जो होता है इसको क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस। अरे मतलब n की वैल्यू 1 पुट कर दो, z की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो रेडियस कितना आएगा, 0.529 आएगा। उसी को हम लोग बोलेंगे बोर्स रेडियस। या फिर ऐसे याद रख लो कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं भाई इस पे। फिर से वही वाले एग्जांपल्स जैसे वेलोसिटी पे करे थे, वही वाले एग्जांपल्स हमें रेडियस पे करने। पहला, फाइंड आउट रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ H एटम। फाइंड आउट रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ H एटम। तो सेकेंड ऑर्बिट है मतलब n की वैल्यू 2 होगी, और H एटम है तो Z की वैल्यू 1 होगी। बस ये खाली n और Z की वैल्यू देखनी है, बाकी तो फिर सिंपल सी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो क्या आएगा यार, बताना क्या आएगा भाई साहब। रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। अब क्या हो जाएगा, 0.529 इंटू एन का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाई जेड मतलब हाइड्रोजन एटम है तो 1। तो ये वैल्यू 0.529 इंटू 4 आ जाएगा। इसको 0.53 इंटू 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना आ रहा है यार, देखो एक बार कितना आ गया। ये वैल्यू आएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम, या फिर 2.116 इंटू 10 की पावर -10 मीटर भी लिख सकते हैं। आपको याद है क्या, मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था कि जो रेडियस ऑफ एटम है वो 10 की पावर -10 मीटर के आसपास आता है। 10 की पावर -10 मीटर जैसा कुछ दिख रहा है क्या? बाकी ये नंबर्स कुछ अलग अलग आएंगे, लेकिन 10 की पावर -10 मीटर के आसपास आएगा। ठीक है जी, चलो तो ये एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ये होमवर्क में आपको करना है, होमवर्क में। ठीक है, फाइंड आउट रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। ठीक है, फाइंड आउट रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। ये होमवर्क में आपको करना है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि होमवर्क में आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं। फिर से वही, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में हमको रेडियस दी रहेगी और किसी दूसरे ऑर्बिट में निकालनी रहेगी। आंसर x के टर्म्स में ही फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से सुनना, क्या होगा, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ lithium 2+ ion is x angstrom, find out radius of third orbit of helium+ ion। ठीक है, अब वैसे तो आपको पता है कि रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है, लेकिन ये 0.529 का यहां पर कोई यूज नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, रेडियस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। क्या मान लेंगे बोलो,
क्या मान लेंगे, रेडियस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये मान लेंगे रेडियस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है भाई। अब पहले केस में हमको रेडियस भी दिया हुआ है, एन की वैल्यू भी दी हुई है, जेड की वैल्यू भी दी हुई है, तो k निकाल लोगे, और फिर दूसरे केस में k की वैल्यू वही पुट कर दोगे, n और z पुट कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। अब देखो रेडियस ऑफ पहला केस है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो पहला केस है, तो रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 2, लिथियम 2 प्लस आयन मतलब z की वैल्यू 3, और उसके लिए रेडियस कितना है, x है। तो पहले केस में क्या करोगे, रेडियस की वैल्यू x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो इसीलिए मैं बोल रहा था वो प्रोपोर्शनलिटी याद होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी में वो प्रोपोर्शनलिटी z बाई n होता है, यहां पर वो रेडियस के केस में n स्क्वायर बाई जेड है, तो इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई z की वैल्यू 3, z की वैल्यू कितना पुट कर दोगे बोलो, 3। तो यहां से x इज इक्वल टू k इंटू 4/3 आ गया, तो यहां से k निकाल लो, कितना आ जाएगा 3x/4, क्योंकि इस k को हमें दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो सेकंड केस में रेडियस इज इक्वल टू फिर से k इंटू एन स्क्वायर बाई जेड करोगे, तो k की वैल्यू 3x/4 इंटू एन स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई z, हीलियम प्लस आयन है तो z की वैल्यू 2, तो ये वैल्यू कितना आ गया यार, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 3 27, तो ये वैल्यू आ गई 27x/8 और एंगस्ट्रॉम। तो आंसर अपना 27x/8 एंगस्ट्रॉम आएगा। बात समझ में आई, आंसर अपना x के टर्म्स में ही आएगा। ऑल्दो ये वैल्यू आप पुट करके x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे आंसर x के टर्म्स में ही चाहिए। ठीक है। अब एक छोटी सी बात और देख लो, ठीक है, एक छोटी सी बात और देख लो कि जो रेडियस है ना वो एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल है यार। अगर मैं z को कांस्टेंट ले लूं, मतलब मैं अगर हाइड्रोजन एटम की ही बात कर रहा हूं, इफ z इज कांस्टेंट, लेट्स से 1 है, z की वैल्यू क्या है 1 है, फिक्स है, मैंने हाइड्रोजन एटम की बात कर दी, तो रेडियस एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो z की रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो रेडियस बढ़ेगा। इतना तो समझ आ रहा है, n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा। जैसे n की वैल्यू 1 है, उससे ज्यादा रेडियस होगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो इससे ज्यादा रेडियस होगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो। अब मेरे को बोला कि पहले ऑर्बिट की रेडियस है x, तो दूसरे ऑर्बिट की रेडियस क्या 2x होगी, तीसरे ऑर्बिट की रेडियस क्या 3x होगी, नहीं, क्योंकि रेडियस की वैल्यू n के प्रोपोर्शनल नहीं है, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। रेडियस की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर के। तो n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा, जब n की वैल्यू 2 आएगी तो 2 का स्क्वायर बनेगा, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। तो एक्चुअली अगर पहले ऑर्बिट की रेडियस x है तो दूसरे ऑर्बिट की रेडियस 4x आएगी, 2x नहीं आएगी। अब तीसरे की बताना, तीसरे की कितनी आएगी, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो ये रेडियस 9 आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो, मतलब अगर पहले की रेडियस अगर हमारी x है तो दूसरे की जो रेडियस आएगी वो इससे 4 गुना आएगी 4x, जो तीसरे की रेडियस आएगी वो इससे 9 टाइम्स आएगी 9x। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले की रेडियस अगर x है तो दूसरे की रेडियस 2x नहीं आएगी, तीसरे की रेडियस 3x नहीं आएगी। पहले की x है तो दूसरे की 4x, 2 का स्क्वायर, तीसरे की 3 का स्क्वायर 9x, चौथे की बताना 16x, पांचवें की बताना 25x। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एक एग्जांपल, अगर तुमको बोला कि R5 माइनस R4 डिवाइड बाई R3 माइनस R2 फॉर एनी एटम, ये फाइंड आउट करना है, R5 माइनस R4 डिवाइड बाई R3 माइनस R2, तो आप वैल्यूज पुट मत करो। पांचवे की रेडियस कितनी आएगी, 25x आएगी। अगर पहले की x मान ली, अगर R1 की वैल्यू x है तो R2 की वैल्यू 2x नहीं 4x, R3 की वैल्यू 9x, R4 की वैल्यू 16x, R5 की वैल्यू 25x। अच्छा, वो जो मैंने पहली पूछी थी, ऐसा कौन सा रूम है, वो तो बता दिया था। ऐसा कौन सा फूल है जिसमें खुशबू और वो नहीं होता, खुशबू और रंग नहीं होता? ऐसा कौन सा फूल है जिसमें ना कोई खुशबू होती है ना कोई रंग होता है? अप्रैल फूल। लेकिन वो काफी दूर चला गया। ठीक है, तो R5 की वैल्यू 25x माइनस R4 की वैल्यू 16x डिवाइड बाई R3 की वैल्यू 9x माइनस R2 की वैल्यू 4x। ये वैल्यू ऊपर बन जाएगी 9x, नीचे बन जाएगी 5x, तो वैल्यू आ गई 9/5। ठीक है,
ठीक है, होमवर्क करना। R3 माइनस R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 पहला। दूसरा R4 माइनस R3 डिवाइड बाई R3 माइनस R2। ये दोनों एग्जाम्पल्स होमवर्क में करना यार, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स जो है वो होमवर्क में करना। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। इफ R2 इज इक्वल टू X, R3 की वैल्यू कितनी होगी? ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया था गुरु। पहले ऑर्बिट की रेडियस अगर x है तो दूसरे की 4x, तीसरे की 9x, फोर्थ की 16x, 25x, ऐसे चलती जाएगी। मैं बोल रहा हूं कि सेकंड ऑर्बिट की रेडियस x है तो तीसरे की बताओ, तो आंसर बताओ x से ज्यादा आएगा या कम आएगा? भाई ये पहला ऑर्बिट है, इसकी रेडियस मुझे पता नहीं है, दूसरा जो ऑर्बिट है उसका रेडियस है x, तो तीसरा ऑर्बिट का जो रेडियस है वो ऑब्वियसली यार x से तो ज्यादा ही आएगा। कितना आएगा वो पता करना है, कितना आएगा वो पता करना है। यही तो बात है ना, नहीं है क्या बात? अरे यही तो बात है, ऐसा समझ लो। पहले की रेडियस मुझे पता नहीं कितनी है, दूसरे की रेडियस जो है वो x है, तो तीसरे की कितनी होगी? x से तो ज्यादा ही होगी। अरे ये मुझे पता नहीं है, ये कितना है? x है, ये बताना है। तो अब सोचो, अगर पहले की x है तो दूसरे की 4x होती है, मतलब दूसरे की 4 गुना होगी। पहले की x है तो दूसरे की 4x। अब मुझे दे दिया कि दूसरे की x है तो इसकी कितनी हो जाएगी? x बाई 4 होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। भाई जो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस है वो पहली से 4 गुना होनी चाहिए। यही तो समझा कि पहले की x है तो दूसरे की 4x। अब दूसरे की x है तो पहले की x बाई 4, और अगर पहले की x है तो तीसरे की 9x होती है, 9 गुना होती है। अब इसकी x बाई 4 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 9 टाइम्स x बाई 4, यानी कि 2.25x होगी। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अगर पहले की रेडियस है x तो दूसरे की होगी 4x, तीसरे की 9x। अब हमको पहले की नहीं पता, दूसरे की पता है x, तो पहले की निकाल लो, उससे 1/4 टाइम्स कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो दूसरे की x है तो पहले की x बाई 4, और पहले की x बाई 4 तो तीसरे की उससे 9 गुना। अब 9 गुना इसका 9 गुना नहीं करना है, इसका 9 टाइम्स नहीं करना है, पहले की रेडियस का 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स x बाई 4, तो 2.25x हो जाएगी। बात समझ आई? ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो आपको होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, मैं यहां पर करवाऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। करोगे भाई? बोलो करोगे क्या? देखो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। बस इतना सा याद रखना है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाई n। इतना सा याद रख लोगे तो अपना काम हो जाएगा। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल था? n² बाई z, एंड वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू n² बाई z। तो होमवर्क में है करना आप लोग, आंसर कमेंट में भी बताना। एक ये क्वेश्चन और करना है, ये भी होमवर्क में है आपका, ठीक है जी, ये भी होमवर्क में है। रेडियस ऑफ सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इज r, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितना होगा? ठीक है, कमेंट करना। अभी करवाया है यार, अभी करवाया है। ये क्वेश्चन और करना, ये क्वेश्चन भी होमवर्क में है, ठीक है। इनका डिस्कशन मैं कर लूंगा, लेकिन आप लोग ये होमवर्क में करना। ये 3 क्वेश्चंस हैं। जो बच्चे कमेंट में आंसर्स करेंगे तो मैं उनके लिए बेसिकली उनका नाम जो है वो नेक्स्ट वीडियो की स्लाइड में लेके आऊंगा कि हाँ भाई इन बच्चों ने सही आंसर्स जो हैं वो कमेंट करें, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने बोर्स मॉडल में जो बेसिक चीजें यूज होती है पहले वो बताई, और फिर उनकी हेल्प से बोर्स मॉडल हमने शुरू किया है। तो बोर्स मॉडल में हम लोग 2 चीज कर चुके हैं, पहला है वेलोसिटी, दूसरा है रेडियस। आपको सारी इक्वेशंस डिराइव करनी आनी चाहिए, आइडियली नहीं आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोपोर्शनैलिटी जरूर याद होनी चाहिए। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाई n, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n² बाई z, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बोर्स कैलकुलेशन बाकी चीजें भी करवाऊंगा, एनर्जी कैलकुलेशन वगैरह करवाऊंगा, फिर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।